हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लस एकेडमी। विलियम वर्ड्सवर्थ की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इस सीरीज़ में हमने 50 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम 51 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पोएट्री सेट्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाई वर्ड्सवर्थ, शैली, कॉलरिज या मैथ्यू अर्नोल्ड। तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन्स है। पोएट्री सेट्स नो टीयर्स, पोएट्री की कोई आंसू नहीं होते हैं। सच एज एंजल्स वीप, और इसको क्या कौन रोते हैं? एंजल्स वीप करते हैं। बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स, यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वो नेचुरल होती है और ह्यूमन टीयर्स होती है। ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी और इसको कहाँ पर लिखा था इन्होंने? इस लाइन को विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में लिखा था। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में लिखा था, आप सभी को पता है 1800 में आती है, तो ध्यान रखिएगा ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की है। क्वेश्चन नंबर 52, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ? ध्यान रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन पूछ लिया जाता है। 2 अप्रैल 1770, 7 अप्रैल 1770, 10 अप्रैल 1770, 14 अप्रैल 1770। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म हुआ था और ये प्लेस थी कोकरमाउथ इन कम्बरलैंड। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस पोएम सॉलिटरी रीपर? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएम है सॉलिटरी रीपर उसके रिगार्डिंग? ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ बैलेड इन 4 स्टेंजा। बी, इट वाज कंपोज्ड ऑन 5 नवंबर 1805 एंड पब्लिश्ड इन 1807 इन हिज पोएट्री कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ऑप्शन नंबर सी, दिस पोएम इज बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ ऑन एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर डी, it reflects the world's belief in the importance of natural world, the power of memory and the human mind। तो चलते हैं हम देख लेते हैं जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा सॉलिटरी पर क्या है? एक लिरिक है। यहाँ कह रहा है इट इज़ अ बैलेड इन 4 स्टेंजा। इस तरीके से हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था तो इनकरेक्ट यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लें, ये 5 नवंबर को लिखी गई थी और 5 नवंबर 1805 में पब्लिश्ड हुआ था 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। दिस इज बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ ऑन एक्सपीरियंस। जब ये स्कॉटलैंड की यात्रा पर गए थे डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ और इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया था, वो जो स्कॉटिश गर्ल होती है खेतों में गाते हुए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, इट रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ बिलीफ इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वर्ड, ये उनके बिलीफ को प्रदर्शित करती है, और पावर ऑफ मेमोरी एंड ह्यूमन माइंड, कि वो जो गाना गाती है उसकी मेमोरी को दर्शाती है। तो ये उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये बैलेड नहीं लिरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, वर्ड्सवर्थ हैज डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेट्स ऑफ his occasion association with nature. In which stage did he hear the still sad music of humanity? ये लाइन जो आती है वो किस अवस्था में आती है? पूछ रहे हैं किस स्टेज में आती है। स्टेट्स लिख दिया गया तो स्टेज ध्यान रखिएगा ये स्टेट है। वॉइस स्टेज, इनिशियल स्टेज, फाइनल स्टेज, नन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये कहाँ आती है? तो ये लाइन आती है विलियम वर्ड्सवर्थ का जो फेमस पोएम है टिंटन अवे, उसमें आती हैं। उसमें ये फाइनल स्टेज में आती है, लास्ट स्टेज में आती हैं। तो ध्यान रखिएगा ये टिंटन अवे की लाइन है। पूछा जाता है ये किस पोएम की है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, और ये फाइनल स्टेज में की लाइन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, हु सेड
देयर इज़ नो इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। वर्ड्सवर्थ, अर्नोल्ड, इलियट, कीट्स। किसकी लाइन है? तो ये लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की। कहाँ पर आती हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा था? फेमस पोएम जो लिखा था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, उसमें पोएट्री की डिफिनेशन देते हुए बताते हैं कि ध्यान रखिएगा कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए, चाहे वो प्रोज की हो चाहे पोएट्री को हो, वो आम पब्लिक की भाषा होनी चाहिए, आम पब्लिक की भाषा होनी चाहिए जिसको आसानी से समझ सकें। तो इस तरीके से जो ये पोएट्री की डिफिनेशन में ये लाइनें देते हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ देते हैं, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरेट? पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ कब पोएट लॉरेट बने थे, यानी कि राष्ट्र कवि कब बने थे इंग्लैंड के। जो हमारा 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1843। 1843। आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 को, जो इससे इनके पहले जो पोएट थे वो कौन थे? रॉबर्ट साउदे। रॉबर्ट साउदे की डेथ हो जाती है 1843 में। उसके बाद इनको क्या बनाया जाता है? पोएट लॉरेट। और ये अपनी डेथ तक रहते हैं 1850 तक, 1850 तक ये खुद पोएट लॉरेट रहते हैं। और इनके 1850 में डेथ के बाद टेनिसन बनते हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ध्यान रखिएगा, इनके पहले कौन था? रॉबर्ट साउदे। और इनके बाद कौन होते हैं? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि इनसे पहले कौन था, इनसे बाद में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट loved her. These line exist in Immortality Ode, Michael Ode to Duty, Tintin Away. ये लाइन कहाँ पूछी जाती है? तो ये जो लाइन से ये बहुत ही फेमस लाइन है और ये पूछी जाती है टिंटन अवे में। क्या कह रहे हैं? नेचर नेवर डिड बिट्रे। बिट्रे का मतलब धोखा। प्रकृति कभी भी धोखा नहीं देती। किसको? द हार्ट, उस हृदय को, दैट लव्ड हर, जो उससे प्रेम करता है। यानी कि प्रकृति उसको कभी भी धोखा नहीं देती। ये टिंटन अवे की लाइन है और बहुत ही फेमस लाइन है, बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर? किसने वर्ड्सवर्थ को कहा था हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर? ऑप्शन नंबर ए, डिक्वेंसी, कॉलरिज, शैली या मैथ्यू अर्नोल्ड। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर कहा जाता है, यानी कि प्रकृति का सबसे बड़ा पुजारी। और ये लाइन किसने कही थी? फेमस पोएट मैथ्यू अर्नोल्ड। ये मैथ्यू अर्नोल्ड की लाइन है, इसे मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था। तो ध्यान रखिएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59। हु हैज़ रिटन रूथ? रूथ जो कि एक पोएम है, उसको किसने लिखा? मिल्टन, शेक्सपियर, गॉल्सवर्दी या वर्ड्सवर्थ। ध्यान रखिएगा कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने रूथ को लिखा है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि रूथ को कुछ और पोएट्स ने भी लिखा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर वर्ड्सवर्थ है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसको पब्लिश किया गया था 1800 में। ध्यान रखिएगा, रूथ को कब पब्लिश किया गया था? और लिरिकल बैलेट्स में, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, यानी कि सेकंड एडिशन आता, आपको पता है, सेकंड एडिशन में भी पब्लिश होती है। और ध्यान रखिएगा, रूथ एक यंग गर्ल होती है जिसको उसका जो सोल्जर हस्बैंड होता है उसके द्वारा छोड़ दिया जाता है। तो ये एक तरीके से अपने आप को लीड करती है और इसमें मेंटल डिक्लाइन को दिखाया गया और इसका लाइफ ऑफ लोनलीनेस को दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। इसके अतिरिक्त रूथ को दो और लोगों ने लिखा है और जिनका नाम है थॉमस हुड। थॉमस हुड, इनकी जो एक कविता आती है रूथ नाम से ही थॉमस हुड की है। और रूथ
एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे एलिजाबेथ गैस्केल, इनकी एक नॉवेल भी है। तो ध्यान रखिएगा ये 3 लोगों की रचना है रुथ नाम से। अभी हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। हु हैज़ रिटन पीटर बेल अमंग द फॉलोइंग। पीटर बेल को किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, जॉन गॉल्सवर्दी, जॉन मिल्टन। हमारा जो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। पीटर बेल को किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ को लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा गया है। और ये क्या है? एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है और इसको लिखा गया था 1798 में, 1798 में। लेकिन पब्लिश नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको पब्लिश नहीं किया गया। कब तक? 1819 तक इसको पब्लिश नहीं किया गया, टिल 1980, इस डेट तक पब्लिश ही नहीं किया गया था। 1798 में लिखा गया था। तो इसमें क्या होता है, इस जो ये पोएम थी, जो पीटर बेल था, इसमें जो एक क्रूर और कानून तोड़ने वाले व्यक्ति का जो चरित्र होता है उसमें परिवर्तन की कहानी को दिखाया गया, जो कि पीटर बेल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इसकी थीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज अ पोएम। किसकी पोएम है? थॉमसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, वर्ड्सवर्थ या सिल्विया प्लाथ। किसकी रचना है? तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड्सवर्थ की रचना है। ध्यान रखिएगा, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। अब जो यह पोएम है, या उनके जो मैथ्यू नाम का, ध्यान रखिए MATHEW, ये मैथ्यू नाम का एक कविताओं का संग्रह आता है, पोएम का कलेक्शन आता है। उसी में ये पोएम थी द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स। किसमें थी? मैथ्यू में जो पोएम का कलेक्शन होता उसमें थी। और ये जीवन के यादों, मृत्यु और विषयों पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज। जो वास्तविक कैरियर था विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो कहाँ से स्टार्ट होता, कब से? जो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1779, 1798। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या पब्लिश किया जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया था। और वहीं से क्या होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, अल्टीमेटली बिकम द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ हिज पोएटिक कैरियर। वहीं से इनकी पोएटिक करियर की शुरुआत मानी जाती है। तो इसलिए इनका जो पोएटिक करियर स्टार्ट होता है 97 से लेकर 1798 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स एमंग। वर्ड्सवर्थ लगभग 50 सालों तक, कह रहे हैं लिव्ड फॉर 50 ईयर्स, 50 सालों तक कहाँ रहे थे? कम्बरलैंड सेल्समैन। ध्यान रखिएगा, ये कम्बरलैंड डेल्समैन है, सेल्समैन नहीं, गलत हो गया है, डेल्समैन है, इसे हम डी बना लेते हैं, कम्बरलैंड डेल्समैन। सेकेंड ऑप्शन एल्फॉक्सडेन विलेजर्स, हॉक्सेड कंट्रीमैन, डी ऑप्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये कहाँ पर 50 सालों तक रहे थे? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, कम्बरलैंड डेल्समैन। इस जगह पर ये लगभग 50 सालों तक अपना जीवन बिताया था। और उनके साथ कौन कौन था? कॉलेज और इनकी जो सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ठीक है ना, तो ये लोग इनके साथ में होते हैं। और इसके बाद ही वाज सेंट टू स्कूल हॉक्सेड, ये वहाँ पर भी जाते हैं लेकिन स्कूल में। तो इस तरीके से, और इसके साथ इन्होंने रैडल माउंट जो लेक डिस्ट्रिक्ट में था, रैडल माउंट में भी इन्होंने अपने करियर का बहुत लंबा समय व्यतीत किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन खासकर 50 सालों तक कहा रहे हैं, तो कम्बरलैंड डेल्समैन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ। इनमें से एक वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया। माइकल,
रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज़ अ ब्यूटियस यूनी, द मे क्वीन। तो 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, माइकल विलियम वर्ड्सवर्थ की है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस लीज गैदरर जिसको हम कहते हैं, ये भी है। इट इज़ अ ब्यूटियस यूनी, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की क्या है, पोएम्स हैं। बट जो मे क्वीन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है। तो इसको किसने लिखा है, जो मे क्वीन है इसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। कब लिखा था इसका, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का कई वॉल्यूम आता था, तो जो फर्स्ट आता था, फर्स्ट मतलब फर्स्ट वॉल्यूम था, वो लिखा था इन्होंने 1832 में, मे क्वीन का 1832 में। और इसके बाद जो लास्ट वाला था, लास्ट इन्होंने लिखा था, लास्ट लिखा था 1842। तो द मे क्वीन किसकी रचना है, द मे क्वीन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। बाकी ये तीनों विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। वर्ड्सवर्थ ने सीखा था दैट वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। किसने लिखा है इसको, यानी कि किसकी, रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्रिज, रॉबर्ट ब्लेयर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट बर्न्स। ध्यान रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ये रॉबर्ट बर्न्स पर ये कविता लिखते हैं इनकी डेडिकेशन में। ध्यान रखिए, इनके कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो इन्होंने अपनी जो कविता लिखी थी एट द ग्रेव ऑफ बर्न्स, एट द ग्रेव ऑफ बर्न्स 1803 में लिखा था इन्होंने। इसका मतलब ये इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो एट द ग्रेव ऑफ बर्न्स 1803 में इनको लिखा था और इनके कार्यों से प्रेरित होकर इन्होंने रॉबर्ट बर्न्स को श्रद्धांजलि देते हुए ये लाइंस लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर रॉबर्ट बर्न्स हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे की वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए।